हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अव्यय शब्दों के बारे में पढ़ेंगे कि अव्यय शब्द क्या होते हैं। अव्यय अर्थात अ प्लस व्यय, यानी कि वे शब्द जिनका कोई व्यय न हो। व्यय शब्दों में व्यय यानी खर्च न होना, यानी कि कोई परिवर्तन न होना। तो जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए उदाहरण लिखा है, सुहास धीरे धीरे चलता है। ऐसे ही अगला उदाहरण है, रमा धीरे धीरे चलती है। अगला उदाहरण है, हम धीरे धीरे चलते हैं। इन तीनों वाक्यों में हमने एक चीज़ सामान्य देखी है कि तीनों में धीरे धीरे शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन पहला जो वाक्य है उस वाक्य में हम यहाँ पर पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, दूसरे वाक्य में स्त्रीलिंग की बात की जा रही है और यहाँ पर हम में तो सभी लोग आ रहे हैं। तो अब आप एक चीज़ ध्यान देखिए कि इसमें जो धीरे धीरे शब्दों का प्रयोग हुआ है किसी भी स्थिति परिस्थिति में, यानी कि किसी भी लिंग वचन या काल में इसमें इसका परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि ये शब्द अव्यय है। तो हम इसकी परिभाषा इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वे शब्द जो किसी लिंग वचन पुरुष काल आदि से प्रभावित न होकर एक रूप में ही बने रहते हैं अव्यय कहलाते हैं। इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। हम ये मान सकते हैं कि अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। आइए अब हम अव्यय के भेदों के बारे में जानें कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। अव्यय के 4 प्रकार के भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अव्यय 4 प्रकार के माने जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के बारे में कि क्रिया विशेषण क्या होता है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये चीज़ हमें पता है। अब यहाँ पर हम कुछ वाक्यों से इसे समझ सकते हैं, जैसे बिजली अभी आ जाएगी, वर्षा लगातार हो रही है, आज मुझे काम पूरा करना है, मनु जल्दी जल्दी बोलता है। इन सभी वाक्यों में जो हम शब्द देख रहे हैं जो लाल रंग से हैं वो शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये शब्द क्रिया विशेषण कहलाएंगे। तो हम इस परिभाषा को इस प्रकार से ही समझ सकते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब देखिए क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार के भेद होते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब इन सारे क्रिया विशेषण के भेदों को हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे कि कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं। काल यानी कि समय। यहाँ पर जो समय की जानकारी देने वाले शब्द होते हैं वे कहलाते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे राघव तुरंत लौट आया, आज दिन भर वर्षा होती रही, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाती हूँ, देखते देखते भुज शहर खंडहर में बदल गया। अब देखिए यहाँ पर ये सारे जो शब्द हैं जैसे तुरंत, दिन भर, प्रतिदिन, ये जो सारे शब्द हैं ये हमें क्रिया के काल की विशेषता बता रहे हैं, यानी कि क्रिया किस समय पे हो रही है उसके बारे में बता रहे हैं, अतः हम इसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थान नाम से हमें समझ में आ रहा है, यानी कि वे शब्द जो क्रिया के स्थान से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं। जैसे बाहर एक भिखारी बैठता है, पिताजी भीतर बैठे हैं, अब वह अन्यत्र नौकरी की तलाश करेगा। यहाँ पर हमको बाहर, भीतर, अन्यत्र ऐसे जो अलग अलग शब्द हैं ये बता रहे हैं कि क्रिया कहाँ पर हो रही है, किस जगह पर हो रही है, किस स्थान पर हो रही है, अतः यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा आपको समझाया गया है कि स्थितिवाचक भी होती है, दिशावाचक भी होती है, तो स्थान में ये सारी चीज़ें होती हैं।
देखिए इसके पश्चात है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसे कुछ उदाहरणों के द्वारा समझेंगे, जैसे अति का भला ना बोलना, इतना धन पर्याप्त है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। यहाँ पर देखिए वे शब्द जो कि हमें क्रिया के परिमाण के बारे में बता रहे हैं, यानी कि वो कितनी है, कम है, ज़्यादा है, उसकी क्या मात्रा है। यहाँ पर वो चीज़ जब आ जाती है तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाती है। जैसे कुछ उदाहरण है, बहुत ज़्यादा, कुछ, ज़रा, कम, ऐसे शब्द जहाँ पर आएंगे वहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। इसके पश्चात आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब होता है तरीका, यानी कि किस तरीके से क्रिया हो रही है, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे लड़का चुपचाप बैठ गया, वैभव अचानक चला गया, मैं गांधी जी के विचार ध्यानपूर्वक पढ़ती हूँ। तो देखिए ये जो उदाहरण दिए हैं, उदाहरणों में जो लाल रंग से शब्द या अक्षर लिखे हुए हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा हम इस तरीके से जान सकते हैं कि वे क्रिया विशेषण जो क्रिया की रीति का बोध कराते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनकी संख्या सभी क्रिया विशेषणों में ज़्यादा होती है, अतः इनको अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। जैसे पहला प्रकार होता है प्रकार, फिर निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, हेतु। तो ये सारे जो है एक हमने इनको अलग अलग भागों में बांट दिया है। इसके पश्चात हम इसे भी जानें कि विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर होता है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं और क्रिया विशेषण जो होते हैं वो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं और एक ही शब्द का प्रयोग दोनों में हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर हम एक उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं कि धीरज का घर सुंदर है। यहाँ पर विशेषण हो गया, जैसे विशेषण हमको पता चल रहा है कि जो घर है वो सुंदर है, तो घर क्या हो गई, संज्ञा हो गई। हमने प्रश्न किया घर कैसा है, तो घर सुंदर है, तो ये क्या हो गया इसका, ये हो गया विशेषण। अब देखिए हम एक और उदाहरण देखते हैं, धीरज ने सुंदर लिखा। अब यहाँ पर क्रिया विशेषण बन गया है, ये लिखा क्या है, क्रिया हो गई, और प्रश्न था कैसा लिखा, तो उत्तर मिला हमें सुंदर लिखा। तो यहाँ पर एक सुंदर शब्द विशेषण का भी कार्य कर रहा है और एक सुंदर शब्द क्रिया विशेषण का भी कार्य कर रहा है। इसके पश्चात हम संबंध बोधक अव्यय के बारे में जानेंगे। देखिए संबंध बोधक अव्यय हमको नाम से पता चल रहा है कि जहाँ पर संबंध के बारे में बताया जाता है। जैसे सुलेखा मेरे आगे की सीट पर थी, घर के बाहर मत आना। तो जितने भी इस उदाहरण में हमें लाल अक्षर वाले शब्द दिख रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो शब्द हैं ये संज्ञा सर्वनाम शब्दों का अन्य शब्दों के साथ में संबंध बता रहे हैं। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से जान सकते हैं कि वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों से बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। इन अव्ययों से पहले किसी न किसी परसर्ग या विभक्ति की अपेक्षा रहती है। अब देखिए यहाँ पर हम क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय के प्रयोगों के बारे में जानेंगे। विभक्ति सहित यानी सुदीप के साथ, अभिलाषा से पहले, और इसी प्रकार दोनों प्रकार से अगर हमने प्रयोग किया तो अतिरिक्त, के अतिरिक्त, सामने, के सामने। तो यहाँ पर हम अब जानेंगे कि अन्य संबंध बोधक अव्यय क्या क्या हैं। के कारण, की वजह से, के साथ, के लिए, के वास्ते। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसे शब्द दे रखे हैं जो हमें बता सकते हैं कि संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं। अब देखिए क्रिया विशेषण की तरह ही कुछ संबंध बोधक काल, स्थान या दिशा का भी बोध कराते हैं। जैसे
आप घर के भीतर चले जाओ, ये संबंध बोधक हो गया। वह भीतर बैठा है, ये क्रिया विशेषण हो गया। अतः यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि संबंध बोधक अव्यय जो होते हैं वो जो रहते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों से बताते हैं। थैंक यू।